हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको नवोदय की क्लास में सबसे पहले पहला चैप्टर संख्या पद्धति इस पर बात करेंगे और इसमें जो नवोदय में जैसे सवाल आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा संख्या पद्धति, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ हम आपको इस चैप्टर में जितनी भी संख्याओं से संबंधित प्रश्नावलियाँ हैं वो क्विज के रूप में या ऑप्शन के रूप में आपको भेजेंगे। उनको आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी इससे संबंधित सवाल आते हैं नवोदय में या पूछे जाते हैं उसकी हमने एक एक्सरसाइज बना रखी है, उसको आप हल करेंगे तो आशा है कि आप नवोदय के संख्या पद्धति से संबंधित सभी सवालों को हल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले संख्या पद्धति। तो इसमें जो पहला बिंदु है हमारा, इसकी ओर हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। संख्या पद्धति का पहला चैप्टर है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं आपकी वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर के अनंत तक लिखी जाती हैं या पढ़ी जाती हैं। और सबसे जो प्रारंभ की संख्या होती है हमारी 1 से लेकर के अनंत तक, ये जो सिंबल है इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं और ये अनंत का हमारा सिंबल होता है। तो 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं। आपको याद रखना है, ऑप्शन में कभी कभी आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस तरीके से प्रश्न। अब ऑप्शन दे देगा आपको 1, 5, 7 या 0। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 0 होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में आपसे कह रहा हूँ कि 1 से लेकर के और अनंत तक होती हैं। तो ये हमारी संख्या हैं, क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक बात और बताना मैं भूल गया, ये जो सिंबल है आपका, ये सिंबल लेटा हुआ 8, यानी कि जैसे हम सो जाते हैं तो इस तरीके से जो लेटा हुआ 8 होता है इसको हम अनंत बोलते हैं। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित। अब बात कर लेते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं में भी 2 तरह की संख्याएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में हमारी 2 तरह की संख्याएं होती हैं। एक होती है आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक धन पूर्णांक संख्याएं जो प्लस का चिन्ह देती हैं। और जो प्लस का चिन्ह होता है अभी मैं आपको बताऊंगा इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं और इसको हम कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा ऐसी संख्याएं आपको लिखी हुई बहुत कम मिलेंगी, +1 +2 +3 +4 +1 +2 +3। हम ऐसी संख्याओं को कभी प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रेजेंट नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। अगर मैंने कहा आपसे लिखो 5, तो आप कभी भी 5 को इस तरीके से नहीं लिखेंगे। कोई बच्चा लिखता है क्या ऐसे 5? नहीं लिखता ना। हम केवल क्या लिखते हैं? मैंने कहा लिखो 5, 4, 2, तो आप ऐसे ही लिखते होगे, ठीक है। मगर जब दूसरी संख्या की बात करेंगे हम, इसकी विपरीत संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या, तो उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? 1, तो -1, ऋण 1 ऋणात्मक संख्या हो गई हमारी। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। और ये किस संख्याओं के अंतर्गत आती हैं? ये प्राकृतिक ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बात बताई प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में भी 2 प्रकार के हमने टाइप्स बता दिए आपको। ऐसी संख्याएं जिनके आगे धन का चिन्ह होता है वो धनात्मक संख्याएं, और जिनके आगे ऋण का चिन्ह होगा वो ऋणात्मक संख्याएं। अगर हमें किसी भी ऋणात्मक संख्या को प्रदर्शित करना है या दिखाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसका सिंबल बनाना पड़ेगा। सिंबल मतलब उसका प्रतीक बनाना पड़ेगा। तो इसका प्रतीक चिन्ह है हमारा माइनस, यानी कि ऋण। अगर हम इसको प्रदर्शित करेंगे तभी हमारी समझ में आएगा कि ये ऋण की संख्या है। जैसे मैंने बोला लिखिए 5, तो आपने 5 लिख दिया। अब मैंने बोला लिखिए -5 या ऋण 5, तो अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, इसका चिन्ह नहीं बनाओगे, तो मेरी समझ में नहीं आएगा। आपने ऐसे लिख दिया, आपको मालूम है कि ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब ये धनात्मक वाला है, ये ऋणात्मक वाला है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो ऋणात्मक वाला 5 है ये तो आपको मालूम है, मगर टीचर को या अन्य किसी दूसरे आप साथी को समझा रहे हो तो उसको नहीं मालूम
कि ये जो 5 है ये मेरा -5 है। तो इसको दिखाने के लिए हमें हमेशा ऋण का चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने प्राकृतिक संख्याएं बताई। तो प्राकृतिक संख्याएं आप समझ गए होंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा टॉपिक पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। मैं ऊपर बताना भूल गया, सॉरी। प्राकृतिक संख्याओं को हम डिनोट किससे करते हैं, एन से, एन फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो के साथ, हमने जो प्राकृतिक संख्याएं लिखी थी, प्राकृतिक संख्या हमने बताई थी आपको 1 2 3 डैश डैश, कहाँ तक बताई थी, अनंत तक बताई थी ना। मैंने कहा अनंत तक जो संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के, वे हमारी क्या कहती हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब इसके साथ एक वर्ड और यूज हो जाता है, वो हो जाता है बच्चों, एक अंक और जुड़ जाता है जो हम जानते हैं 0। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ मिलकर के हमारी ये संख्याएं पूरी हो जाती हैं, यानी कि पूरी संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर। मतलब अभी तक देखिए, जैसे हम 1 से लेकर 9 तक अंक तो लिख रहे थे, अब 10 के लिए हमें 0 की ज़रूरत पड़ रही थी, तो अभी ये पूरी संख्या नहीं हुई थी। अब हमारे पास 0 भी मिल गया है, तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या है। और इसमें अगर हम 0 भी जोड़ देते हैं, 0 1 2 3 से अनंत तक की संख्याएं, वे हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 से लेकर के अनंत तक, 0 1 2 3 4 डैश 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 और अनंत, इन्फिनिटी। इसको हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। तो ये आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे निम्नलिखित में से कौन से आपकी पूर्ण संख्या है, तो आप 0 बता सकते हैं। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है, और उसमें ऑप्शन दे देगा 1 5 7 और 0, तो आपको 0 पर टिक कर देना है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब बात करते हैं हम आगे की, यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याओं को हम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में इंटीजर्स को आई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स होते क्या हैं, अब इसमें डेफिनेशन मैंने इसमें सब लिख रखा है, आपको नोट्स के रूप में मैं आपको ये सामग्री दूंगा, मगर आपको ये समझना भी है कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्यों हैं, पूर्ण संख्या क्यों है, फिर पूर्णांक क्यों है, सम संख्याएं क्या है, विषम। तो इस पर भी आपको मेहनत करनी है कि ये हम ढंग से समझें इस चीज़ को, केवल इनको रटें नहीं, इनको समझना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पूर्णांक संख्या बच्चों वे होती हैं जो शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को प्रेजेंट करती हैं, दोनों को प्रस्तुत करती हैं। जैसे मैंने बोला 0 का हमारा ये मिड पॉइंट हो गया। अब इसके इधर भी और इसके इधर भी, सॉरी ये चिन्ह गलत बन गया, इसके इधर भी और इसके इधर भी, दोनों तरफ हमारी अगर नंबर चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। अब जैसे एग्जांपल देते हैं हम 0 1 2 3 4, अब इधर को ऐसे ही -1 -2 -3, अब इधर को जो बढ़ेंगी हमारी ये ऋणात्मक संख्याएं होंगी और इधर को जो बढ़ेंगी हमारी धनात्मक संख्याएं होंगी। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो वैसे इससे अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, मगर फिर भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो आपकी समझ में आ गया, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे आई डिनोट करते हैं, आई से, आई फॉर इंटीजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया अब आपका, जो कि इससे सवाल पूछे जाते हैं अमूमन, आपने देखा भी होगा नवोदय के, अगर किसी बच्चे ने पुराने पेपर हल किए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सम संख्याओं की। देखो बच्चों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये केवल आपका कंसेप्ट है, इसको आप समझिए, फिर इस पर आधारित जितने प्रकार के आप क्वेश्चंस हैं मैं आगे कराऊंगा भी, इसमें आपसे पूछूंगा भी बाद में।
तो जब आप इनके क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये कंसेप्ट अगर आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो आप आसानी से सवाल हल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? हमारे वे नंबर जो 2 के मल्टीपल में हो, यानी कि 2 के गुणज में हो। सबसे सिंपल, इससे भी सिंपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका इकाई का अंक, आप इकाई का अंक जानते होंगे, देखिए आपने इकाई दहाई पढ़ी होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखो ये हम जब लिखते हैं तो हम दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पर हमारा क्या आता है? इकाई, 2 नंबर पर दहाई, 3 नंबर पर सैकड़ा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, 1000, 10,000। तो मैंने कहा आपसे, जो इकाई के नंबर पर आपकी अगर ये संख्याएं आती हैं, कौन कौन सी? 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्याएं आपकी इकाई वाले नंबर पर आती हैं, किस पर? इकाई वाले नंबर पर। कहाँ पर? यहाँ पर। तो आपकी वह संख्या क्या होगी? सम संख्या कहलाएगी। बस आपको याद रखना है, ओनली आपको ये देखना है बच्चों कि मेरा इकाई के अंक पर, इकाई के नंबर पर, इकाई के प्लेस पर, इकाई के स्थान पर ये 5 अंक आ रहे हैं, यानी कि 0 आ रहा है यहाँ पर, या 2 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये मेरी सम संख्या होगी। ठीक है, इवन नंबर होगा। अब कैसे होंगी, एग्जाम्पल कैसे आएंगे, सवाल कैसे आएंगे, उस पर बात कर लेते हैं हम। तो बढ़ते हैं हम सवाल की ओर। तो सम संख्याओं में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या है। अब आपको 4 संख्याएं दे दी, जैसे कलर चेंज करता हूँ, 4, 0, 2, 5। दूसरी दे दी 1, 0, 0, 8। अगली दे दी 2, 4, 9, 5। अगली दे दी 1, 1, 2, 6, 7। अब हमें कुछ नहीं देखना है इसमें, सबसे पहले हमें कोई संख्या देखने की इनको ज़रूरत नहीं है। हमें बस यहाँ मालूम है कि ये मेरी इकाई का अंक है और यहाँ से मेरे को शुरू करना है। तो लास्ट का इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक 8 है और इसमें इकाई का अंक 5 है। ठीक है, तो आप जानते हैं हमने कौन कौन से नंबर बताए, फिर आप याद कीजिए। 0, 2, 4, 6 और 8। अब इसमें से अगर कोई संख्या है इनमें, तो वह हमारा सम संख्या हो जाएगी। तो इसमें हमारी इकाई के अंक में देखिए बच्चों कौन सी संख्या है? 8। 8 है ना। तो ये जो नंबर है हमारा 1068, हमें 1008, ये नंबर हमारा सम संख्या होगी। बाकी सब हमारी क्या हो जाएंगी? ये संख्या हमारी सम संख्याएं नहीं होंगी। तो हम ईजिली, आराम से, बड़े प्यार से हम कर सकते हैं। अभी ये मैंने 4 अंकों में दिया है, 5 अंक में भी आ सकती है, 8 अंक में भी आ सकती है, लाखों में आ सकती है, करोड़ों में आ सकती है, 10 करोड़ में आए, अरब में आए, खरब में आए, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल कौन सा नंबर देखना है? इकाई का अंक। जैसे ही आप इकाई का अंक देखेंगे उस पर आपको टिक कर देना है कि ये मेरा क्या है? सम संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम विषम संख्या की ओर बच्चों। तो विषम संख्या के लिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ दूसरे पेज पर। दूसरा पेज अब मैंने खोल दिया है, यानी कि ये मेरी हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। और विषम संख्याएं क्या हुई? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, यानी कि जो 2 से ना कटें। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। इन संख्याओं के अलावा कौन कौन सी संख्याएं बची? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। 2 के अलावा 1, 3, 5, 7 और 9। ये संख्याएं अगर आपके इकाई के स्थान पर आएंगी तो वे संख्याएं हमारी केवल और केवल विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, आपको सम और विषम की भी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो आपको बस ये याद रखना है कि 1, 3, 5, 7, 9 अगर ये संख्याएं आपकी आती हैं तो ये मेरी विषम संख्याएं होंगी। बस इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। आपका सवाल बिल्कुल बढ़िया से हल होगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्या बताया मैंने? फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं, जो नहीं होती हैं, वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देख लेते हैं हम, जैसे मैंने बोला 2, मैंने बोला इसमें जैसे 2, 8, 9, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 0, 0, 0, 8
और 983117। ये मैंने मतलब उल्टी सीधी जैसी भी संख्या बनाई है आगे पीछे करके अंकों को, तो इन अंकों में मेरे को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मेरे को ये मालूम करना है कि मेरे इकाई के स्थान पर कौन कौन से नंबर हैं। सबसे पहले ये काम है। आपको देखो स्थान मालूम होना चाहिए बच्चों। हम इधर से नहीं गिनेंगे, इधर से नहीं गिनेंगे, हम इधर से गिनेंगे। हमें मालूम है कि इकाई का स्थान ये है, फिर दहाई का है, फिर सैकड़े का। इस तरीके से हम क्रम है हमारा, ये आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए। अब मेरा इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर आया यहाँ पर 4, ये देखना बस आपको। सबसे पहले जो बच्चा ये देख लेगा उसका सवाल सम संख्या विषम संख्या से कोई सवाल गलत नहीं हो सकता और वो संख्याओं को बहुत जल्दी पहचानेगा। तो इसमें इकाई का अंक 4 हो गया, इसमें इकाई का अंक 6 हो गया, इसमें इकाई का अंक 8 हो गया और इसमें इकाई का अंक मेरा 7 हो गया। तो मैं जानता हूँ कि मेरा विषम संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब 2 के पहाड़े में जो संख्याएं नहीं आए। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है तो ये विषम संख्या नहीं होगी। 2 के पहाड़े में 4 आता है तो ये संख्या नहीं होगी। 6 आता है तो ये संख्या नहीं होगी। 8 आता है ये संख्या नहीं। 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, तो 7 कहीं भी नहीं आया। तो ये मेरी जो है ये संख्या मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, ये मेरी संख्या बिल्कुल सही और विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस संख्या को मैं विषम संख्या कह सकता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से आपको सम विषम की जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं आगे हम भाज्य संख्या की ओर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इससे बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। पूरी संख्या पद्धति का जो हम कहें कि मेन जो चैप्टर की थीम है वो भाज्य, अभाज्य, विषम और सम और प्राकृतिक संख्या है। ये 3-4 वो बिंदु हैं, इन्हीं पर आपको काम करना है। पूर्णांक संख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें परिमेय अपरिमेय संख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा भाज्य और अभाज्य। अभाज्य से तो मोस्टली 1-2 साल छोड़ करके हर साल प्रश्न ही पूछा जाता है अभाज्य संख्या से। ठीक है, तो इस पर काम करते हैं हम। तो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं हमारी ऐसी संख्याएं होती हैं बच्चों जो 1 से और स्वयं से, ध्यान से सुनना इस बात को मेरी, 1 से और स्वयं से। देखो 1 से और स्वयं से सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 1 से और स्वयं से जो संख्याएं कट जाएं और इसके साथ साथ प्लस वह किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं। अन्य संख्या मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। भाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ, अभी मैं कंपोजिट नंबर की बात कर रहा हूँ। कंपोजिट नंबर जो होते हैं हमारे, एक तो 1 से संख्या कटती है, एक स्वयं से कटती है और एक अन्य नंबर से कटती है। ठीक है, तीसरे नंबर से। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। अब कैसे, अब देखिए पेपर में जैसे सवाल आ सकते हैं। तो मैंने बोला कि मान लिया 8 संख्या है, मैंने क्या संख्या ले ली, 8 संख्या ले ली यहाँ पर। अब 8 संख्या देखो 1 से तो कट ही रही है, सबको मालूम है, और स्वयं से भी कट रही है। स्वयं मतलब 8 से, तो 1 से और स्वयं से तो कट रही है ये संख्या। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, 1 से भी कटेगी, देखो 1 का पहाड़ा पढ़ो, 1 अट्ठे 8, और 8 से भी कटेगी, 8 एकम 8, दोनों से कट रही ना। ठीक हो गया। अब आपको ये देखना है, तीसरा नंबर आपको ये निकालना है, किसी और संख्या के और किसी के टेबल में आती है और किसी के पहाड़े में आती है और किसी से कटती है या नहीं। अगर ये कटती है तो भाज्य संख्या होगी, और नहीं कटती तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। तो क्या है इसका नियम? इसका नियम यही है सीधा सा कि 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। तो देखो 1 और 8 से तो सभी संख्या कटेंगी, मतलब 1 से और स्वयं से। ठीक है, इसके अलावा किसी और से कट रही है नहीं कट रही है, वही हम अब क्लियर करते हैं आपको। तो ये संख्या देखो 2 के पहाड़े में आता है ना, 2 चौके 8, 2 से भी कट रही है। 4 के पहाड़े में आता है ना, 4 दूनी 8, तो 4 से भी कट रही है। तो इसके अलावा 2 अन्य से भी कट रही है। और हमारा क्या उद्देश्य था? हमारा उद्देश्य यही था कि वो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी तीसरी अन्य से कटे। तो तीसरी अन्य से ये 2 से भी कट रही है, 4 से, तो 4 से कट गई, तो ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। तो हमें मिनिमम कितने हमें बिंदु चाहिए थे? 3, 1 2 3, यानी कि 1 से, स्वयं से और किसी अन्य से। ठीक है, तो ये 4 से कट गई, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कम से कम 3 होने चाहिए हमें। अगर वह संख्या 3 संख्याओं से कट रही है तो वह संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी। मेरे को विश्वास है कि सबकी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की जान, और इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसको बहुत ही आपको ध्यान से देखना है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है,
इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर में कुछ नहीं है। ये इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट, बार बार आपसे इसको आपको ध्यान से सुनना और देखना भी है। इसमें बस जो मैंने भाज्य संख्या में बताया था वही इसमें इम्प्लीमेंट होना है। क्या इम्प्लीमेंट होना है? इसमें ये होना है बच्चों कि ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से, बस दो से, जो एक से और स्वयं से इटसेल्फ, खुद से और एक से कटे, एक से और स्वयं से कटे, वही मेरी बस प्राइम नंबर है। ठीक है, एक से और स्वयं से, बस ये ध्यान रखना। तीसरी किसी और से ना कटे, वह हमारा प्राइम नंबर क्या कहते हैं, नहीं होगा। किंतु एक बात अभी आपको और बताऊंगा, जैसे इसमें समझ लीजिए, जैसे मैंने बोला आपसे 5 एक से भी कट रहा है और 5 स्वयं से भी कट रहा है, दो अंकों से कट रहा है ना, एक से और स्वयं से। इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कट रहा है। अगर कट रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसमें ये 5 जो है इससे भी कट रहा है, इस संख्या से, तो ये किसी और से नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 जो है हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब बच्चों आपकी थोड़ा क्वेरी ये बन रही होगी कि इसमें केवल 2 ही अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम कहते हैं कि 2 है। हर कोई जानता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब इसको ये कोई नहीं बता पाता मेरे बच्चे को, अभी तक मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, कि ये 2 अभाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो आज इसको आप भी समझ लीजिए। हमने भी क्या कहते हैं, इस पर बहुत डिस्कस किया, तो रिजल्ट ये निकला, हमें जो बताया गया, हमने जिससे पूछा या हमने जहाँ भी देखा, तो इसमें ये रिजल्ट आया है बच्चों अभाज्य संख्या का, कि इसमें कम से कम उस संख्या के 2 फैक्टर यानी कि गुणज होने चाहिए। जैसे मैंने कहा 1, ठीक है, 1 के गुणज कितने होंगे, 1 गुणा 1 बराबर 1, यही उत्तर आएगा हमारा। 1 का गुणा 1 में करूँगा तो इसके कितने फैक्टर आए इसमें, 1 और 1, एक ही आया ना भाई, एक संख्या 1 अंक ही आया और 1 अंक आया है। अब 2 जो है, 2 के हमारे कितने गुणज हो रहे हैं, 1 गुणा 2 बराबर 2, 1 दूनी 2। अब 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2, तो इसमें कितने गुणज हुए हमारे, 1 अंक ही आया और 1 अंक ही आया, तो 1 अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया। तो कितने अंक होने चाहिए कम से कम, उसमें 2 गुणनखंड जरूर होने चाहिए। एक तो वो खुद हो जाएगा और दूसरा वह अंक जो उसको गुणा कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है, एक तो वह संख्या जो खुद है और एक खुद अपना अंक है ना भाई, मैंने क्या बताया, 1 और स्वयं से, तो 1 तो वह खुद हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 2 अंकों से 2 संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं, इसीलिए यह हमारा प्राइम फैक्टर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक ही गुणनखंड है। ठीक है, जो हमारा 1 है, 1 का जो कंसेप्ट मैं बताऊँ आपको, जो 1 जो हमारा अभाज्य नहीं है उसका कारण है क्योंकि इसमें केवल एक ही गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 1। देखो 1 गुणा 1 बराबर 1, समझ में आ रहा है। अब 2 में कितने गुणनखंड हैं, देखो 1 गुणा 2 और 2 गुणा 1। एक तो 1 बार गुणा हो रहा है इसका, 1 दूनी 2, और 1 2 बार हो रहा है, 2 एकम 2, और अंक भी हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा जो है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, वो मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा अभाज्य संख्या के बाद को प्राइम नंबर, यानी कि को प्राइम नंबर को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं वैसे, फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। सीधे आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं के अलावा, ठीक है, एक से, ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से, ठीक है, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जो HCF, जिसका HCF कितना हो, 1 हो। सॉरी, ये गलत बता दिया मैंने, एक से और स्वयं से नहीं, उन दोनों का HCF क्या हो, ऐसी संख्याएं 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह
जिनका HCF क्या हो, 2 हो, HCF, यानी कि ये आप आगे भारी भरकम शब्द है HCF आपके लिए, जिन्होंने नहीं सुना होगा, महत्तम समापवर्तक। तो उन दोनों का क्या हो, 1 हो महत्तम समापवर्तक। जैसे मैंने कहा 2 और 3, ठीक है, तो 2 और 3 इन दोनों का HCF क्या आएगा, 1 आएगा महत्तम समापवर्तक। क्योंकि देखो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 1 बराबर 2, और 3 के गुणा फैक्टर क्या होंगे, 3 गुणा 1 बराबर 3, तो दोनों का फैक्टर क्या है, 1। तो 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा इसमें, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सह अभाज्य संख्या है 2 और 3, ठीक है। ऐसी 5 और 7, 9 और 11, ठीक है, ये सब हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब अगला जो चैप्टर है हमारा परिमेय संख्या। बच्चों परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या हमारी, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं। बस आपको ये मालूम करना है कि जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2/5, 1/4, है ना, ये सब हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। आपको बस इसमें ज़्यादा नहीं मेहनत करनी है, बस इतना ही मालूम करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। आगे हमारा परिमेय संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी, सॉरी अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बच्चों क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे अपरिमेय संख्या होती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। देखो अगर हम कहेंगे 1 2 3 4, ये तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई या काउंटिंग हो गई, है ना। और P/Q के रूप में हम अगर जिनको नहीं लिख सकते हैं तो हम उन संख्याओं को क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्याओं को, जो इस तरीके का एक चिन्ह होता है, इसके अंडर रूट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों अंडर रूट। और अंडर रूट अगर हम 2 लिखें, अंडर रूट 3 लिखें, तो इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आपको एक बात और ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या में जो अंडर रूट है, इसके साथ साथ एक शब्द नया और आया है, इसको तो हम अंडर रूट बोलते हैं। ये शब्द आया है एक, इसको बोलते हैं पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, ध्यान रखना, अगर कभी कभी ऐसा सिंबल आए, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या है और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 22/7, ठीक है। जो 22/7 होता है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, 22/7 जो है इसका मान, मगर पाई जो है हमारा क्या कहलाएगा, ये अपरिमेय संख्या कहलाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा ही समझना है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में इतना ही। अब बात कर लेते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याएं बच्चों क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं मैंने आपको बता दिया। प्राकृतिक संख्याओं को अब देखो योग भी आता है कभी कभी, जैसे 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का आपको योग बताना है, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे जोड़ना शुरू कर देते हैं और उसका फिर उत्तर निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि नवोदय का पेपर है, समय आपको बचाना है और आपका उत्तर भी सही आना चाहिए। ये तो मैंने सिंपल दिया है 1 से लेकर, मैंने कहा 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग बताना है, तब आपको दिक्कत होगी ना। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मैं आपको नोट्स में जो बात बता रहा हूँ वो भी देख लेना आप, बाकी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूले पे ही सीधे बात कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर। तो इसका आप सीधे कर सकते हैं n+1/2, इससे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसे मैंने बोला 1 से लेकर के 3 तक का उत्तर बताइए, तो 3 2 5 और 6, इसका उत्तर देखो हमारा सीधे सीधे 6 आ जाएगा। अब देखिए ये हम इसको आंसर को जब इस फॉर्मूले में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो n कितना है मेरा, n है मेरा 3, क्योंकि लास्ट के जो हमारे कहाँ तक योग पूछा है आपसे, 1 से लेकर के 3 तक, यानी कि 3 अंकों का आपको योग पूछा है, तो n नंबर कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 3, ठीक है। ये बस ये ध्यान रखना है। अगर 1 से 10 तक पूछा तो n कितने हो जाते हैं हमारे 10, n अगर 100 तक पूछा है तो n कितने हो जाएंगे हमारे 100, तो बस यही ध्यान रखना है आपको। तो n हो जाएंगे मेरे 3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका n+1, तो n कितना हो जाएगा 3 और +1/2, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो यहाँ 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 1 4/2, तो 2 से मैंने काट दूंगा, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, तो उत्तर मेरा 6 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझिए, मैंने कहा आपसे ये 3n आ गया, 3n ये आ गया है n, 3 इंटू 4 कहाँ से आया, 3 में 1 जोड़ दिया ये 4 आ गया, और बट्टे 2 कहाँ से आया, ये फॉर्मूले में से 2 आया, ये 2,
2/2। अब 2 से मैंने किसको काटा, 4 को, तो 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ो, 2 दूनी 4, 2 बार कटा, और 2 का गुणा फिर मैंने 3 में कर दिया, तो 2 दिया 6। तो इस तरीके से 6 उत्तर आया। और इसको आप करके देखिए, 1 से लेकर के 10 तक के अंकों का योग, 1 से लेकर के 100 तक का अंकों का योग, 1 से लेकर 50 तक के अंकों का योग। इस तरीके से जब आप 1 से लेकर के अनंत तक, जहाँ तक आप जो इसको करना चाहें, आप इसको इस फॉर्मूले के द्वारा किसी भी संख्याओं का योग कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर आपको प्राकृतिक सम संख्याओं का योग अगर ज्ञात करना है, प्राकृतिक सम संख्याएँ क्या होती हैं, सम संख्या मैंने बता दी, जैसे 2, 4, 6, अगर आपको इनका योग मालूम करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे? नहीं, अब इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला हो जाएगा n और n+1, बस, अपॉन 2 नहीं आएगा इसमें बच्चों, ठीक है। अब कैसे होगा ये सवाल, इसको आप लगा करके देखिएगा और फिर मेरे को उसका उत्तर कमेंट में बताइएगा कि इसका उत्तर सही होगा, ठीक है। 2 और 4 और 6 इन तीनों का ही, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अलावा एक सवाल और देता हूँ आपको। अगर आपसे विषम संख्याओं का योग पूछता है, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा n का स्क्वायर, यानी कि n का स्क्वायर मतलब n के ऊपर 2 लिखा है, तो इसका मतलब है n का गुणा n में करना, यानी कि n गुणा n करेंगे, ठीक है। कई बार नवोदय में वैसे इस पर प्राकृतिक सम संख्याओं और विषम संख्याओं पर तो अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने बना दिया नोट्स में, आप देख लीजिएगा अगर हो सकता है तो। बाकी ये प्राकृतिक संख्याओं पर बच्चों कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, 3-4 प्रश्न मैंने देखे हैं पिछले 8-10 सालों में, और आपको ये जो पहला फॉर्मूला है उस पर बहुत अच्छे से काम करना है, ठीक है। बाकी इस पर भी आप 1-2 सवाल लगा के देख लीजिए कि 1, 3, 5, 7 एक बार ऐसे ही रफ करके कर लीजिए, और 1, 9, इन संख्याओं का आपको योग बताना है, ठीक है। तो एक बार रफ करके देख लीजिए इनका योग कितना आ रहा है, और फिर एक इस फॉर्मूले में लगा करके देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे हमारा तो अगर हम इसको करेंगे n स्क्वायर, तो n कितना है देखो हमारा, इसे मैं बता दे रहा हूँ। तो n कितने, 1, 2, 3, 4, 5, n कितना है हमारे 5, तो 5 का गुणा 5 में कर दो, कितना हो जाएगा 25। तो इसका उत्तर सॉरी हमारा उत्तर कितना आएगा 25। अब इसे जोड़ भी लेते हैं, देखो 9, 9 और 7 16, 4 20 21, 21 और 3 24 और 1 25, वैसे भी उत्तर 25 आ रहा है। तो ये तरीका है आपका सवाल हल करने का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं हम आपसे, और आप इसको सवालों को इस पर हल करते रहिए। इस पर आधारित ये प्रश्नावली है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। बाय बाय।